नमस्कार दोस्तों। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1 से 13 तक के वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और उन कंसेप्ट को सीख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, 11 का वर्ग और 12 वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत दो चीज पूछी गई हैं। पहली क्या है कि आपको संख्या का वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो 11 का वर्ग कितना होता है, वर्ग समझते हैं आप। 11 का वर्ग यानी 11 में 11 का गुणा करना, है ना। घातांक 2 है, इसे गुणा के रूप में 2 बार लिखेंगे और गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 121। इसी प्रकार से 12 का वर्ग यानी 12 का 12 में गुणा करते हैं, कितना आता है 144, ठीक है। हालांकि ये हमें मौखिक भी याद है, तो डायरेक्ट हम 144 में से क्या करेंगे, अब 121 को घटा देंगे क्योंकि इनके बीच कहा गया है। तो 144 में से 121 हम घटाते हैं तो कितना आता है 23 आता है, लेकिन उत्तर 23 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, यह बोला गया है इनके बीच की प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर 121 शामिल किया गया है, ठीक है। इसको हमें हटाना होगा, यानी इसको हम घटा देंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 22। यानी 22 जो है प्राकृत संख्या है, यानी नेचुरल नंबर इनके बीच में है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कई बच्चे गलती करते हैं, जिसे अभी 23 उत्तर आया, जल्दबाजी में 23 पर जो है सही का निशान लगाते हैं, जो कि वो गलत होता है। अगला प्रश्न है, a माइनस बी का होल वर्ग ऋण a माइनस बी का होल क्यूब के गुणनखंड हैं। गुणनखंड यानी फैक्टर। अब देखिए यहां पर हमें देखना होगा कि दोनों तरफ a माइनस बी और a माइनस बी आधार है, ठीक है, दोनों पदों में। और सबसे जो कम घातांक वो कितनी है 2 है, ठीक है। तो सबसे कम घातांक वाला जो पद होता है वह सभी पदों में क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, यानी कॉमन होता है। तो इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस उभयनिष्ठ पद को हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कॉमन निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए इस प्रकार से। अब a ऋण b का होल क्यूब का मतलब क्या हुआ कि a ऋण b का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी, यानी इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये समझने के लिए जब आप समझ जाएंगे तो फिर इस प्रकार के सवाल आप आसानी से कर लेंगे। यानी a ऋण b का होल क्यूब, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी, क्योंकि इसकी घातांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और हम जानते हैं कि जब आधार समान होते हैं और गुणा क्रिया होती है तो घातांक आपस में जुड़ जाती है, तो 2 और 1 3। यानी इस पद को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये दोनों में कॉमन है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेते इस प्रकार से। अब यहाँ क्या बचेगा 1, है ना, तो ये पद बाहर आ चुका है, तो यहाँ बचेगा 1 ऋण। अब ये चूंकि आ चुका है ना, तो ये बचेगा a ऋण b। अब चूंकि छोटा कोष्टक है तो हमें यहाँ पर या तो मझला कोष्टक लगाना पड़ेगा या फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है। इसको हमने लिखा a माइनस बी छोटा कोष्टक बंद और मझला कोष्टक भी बंद। अब a ऋण b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस कोष्टक को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। आ गया यहाँ पे 1 ऋण। अब ध्यान दीजिएगा कि जब कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह होता है तो कोष्टक के अंदर जो चिन्ह है वह बदल जाते हैं, यानी ऋण का धन और धन का ऋण हो जाता है।
ये ध्यान देना है। तो ये हो गया ए, अब ये ऋण है तो क्या हो जाएगा धन बी, छोटा कोष्टक बंद। अब देख रहे हैं ये इसके आगे गुणनखंड, क्या आगे है गुणनखंड, और ये गुणनखंड कहां पर है, तो देख रहे हैं कि विकल्प बी में ये गुणनखंड स्थित है, इसलिए विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हैं तब कोण P माइनस कोण Q का मान क्या होगा। यहां पर चार विकल्प दिए हैं, ए 90 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी 180 डिग्री और डी 360 डिग्री। तो देखिए यह है एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है क्योंकि इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती है जिन्हें हम कहते हैं सम्मुख भुजाएं, ये होती हैं बराबर, ठीक है ना। और समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं यानी ये कोण और ये कोण, ये होते हैं बराबर, ठीक है। तो अब देखिए ये P, ये Q, ये R और ये S, इसके चार शीर्ष हो गए, है ना, P Q R S। यहां कहा गया है कि कोण P माइनस कोण Q का मान क्या होगा। अब ये सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और कोण P और कोण Q ये कहलाएंगे आसन्न कोण, यानी जो एक भुजा पर स्थित कोण होते हैं वे कहलाते हैं आसन्न कोण। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग होता है कितना, 180 डिग्री, यानी कोण P धन कोण Q बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यदि मान लिया जाए कोण P का मान ज्ञात हमें करना है तो 180 डिग्री में से कोण Q का मान हमें घटाना होगा, ठीक है, कोण Q मान घटाना होगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि यहां पर जो कोण का मान नहीं दिया है तो या तो इस प्रश्न में त्रुटि है, क्या है, या तो प्रश्न में त्रुटि है, और यदि त्रुटि नहीं है तो यहां पर क्या है, एक विशेष स्थिति का उल्लेख हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पर हम दिए विकल्प, जब इस प्रकार से प्रश्न हल नहीं हो पाएगा, है ना, और फिर हमें ध्यान देना होगा विकल्पों पर। अब हमें विकल्पों विचार करना होगा। अब यहां पर यदि कोण P माइनस कोण Q आपको पूछा गया है और बताया गया है ना, तो इनका जो मान होगा वह हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसका मान क्या होगा, हमेशा 0 डिग्री होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो है सभी कोण 90 डिग्री होंगे, है ना, और ये अब देखा कि ये दाहिनी तरफ घुमा है, इसको जब थोड़ा सीधा कर लेंगे तो क्या होगी, एक आयत हो जाती है ना। तो इस स्थिति क्या हो सकती है, आयत की स्थिति में कोण P माइनस कोण Q बराबर 0 डिग्री हो सकता है, क्योंकि आयत में प्रत्येक कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है, और आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। आयत भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है हम हल करेंगे, और विकल्पों पर भी हमें ध्यान देना है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो विकल्पों पर ही आधारित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, तो इसकी एक भुजा क्या होगी, है ना, इन एक भुजा की माप क्या होगी। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है। तो देखिए जो वर्ग होता है ना, हम जानते हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। जब इसी वर्ग को हम थोड़ा सा हम दाएं या थोड़ा बाएं घुमा देते हैं तो ये हो जाता है समचतुर्भुज, जिसे आप चित्र में देख रहे हैं। इस वर्ग को हमने क्या किया, थोड़ा सा दाएं घुमा दिया, तो ये कहलाएगा समचतुर्भुज। अब देखिए सम यानी समान, चतुर यानी 4 और भुज यानी भुजाएं, यानी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, यानी इन चारों भुजाओं की जो लंबाई है वह क्या है, बराबर है, ठीक है। अब इसका हम नामांकन कर देते हैं,
ए, बी, सी और डी। ठीक है ना। हमें कहा गया है यहां पर विकर्ण की लंबाई। विकर्ण, अब हम समझे विकर्ण है क्या, है ना। तो जब भी कोई आकृति होती है ना, इसके सम्मुख जो शीर्ष होते हैं, उन सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वह कहलाता है विकर्ण। जैसे इस आकृति में बात करें तो एक शीर्ष क्या है, बी है, कौन भी कह सकते हैं, है ना। एक शीर्ष बी, दूसरा शीर्ष डी, ये सम्मुख शीर्ष हो गए हैं, यानी आमने सामने। तो जब इन सम्मुख शीर्षों को हम मिलाते हैं तो ये रेखाखंड कहलाएगा विकर्ण, विकर्ण बीडी, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से ए और सी को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वह भी विकर्ण कहलाएगा, है ना। इसमें दो विकर्ण रहेंगे, विकर्ण ए सी और विकर्ण बीडी। अब हमें यहाँ पर दो विकर्ण दिए गए हैं, है ना। एक बात और भी है कि समचतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को, है ना, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये समकोण हो गया, इस समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए विकर्ण जो बीडी है इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, है ना, यहां से यहां तक। और विकर्ण जो एसी है इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। यानी यहां से यहां तक यदि हम कटाई बिंदु का नाम ओ दें तो बी ओ की लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि समान दो भागों में बांटा गया है। सम द्विभाजित, द्वि यानी दो, भाग यानी भाग, है ना, सम है समान। ठीक है, तो सम द्विभाजित किया गया है, यानी इसे समान दो भागों में बांटा गया है। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। इसी प्रकार से 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है ना। तो ए ओ की लंबाई कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, और बी ओ की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर। अब हम देख रहे हैं ये हो गया समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज होता है तो वहां पर पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है। कौन सा, पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है। अब ये प्रमेय क्या कहता है, इस प्रमेय देखिए कि 3 भुजाएं होती हैं, है ना। एक भुजा होती है आधार, दूसरी भुजा होती है लंब, और तीसरी भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। यानी समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। और यही हमें भुजा की लंबाई याद करनी है ना। तो यहां पर लिखिए कर्ण। अब कर्ण ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, रूट का चिन्ह लगाएंगे और इसके अंदर लिखते हैं लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है। अब लंब कौन सा, आधार कौन सा, इसमें हमें दिक्कत नहीं है ना। दोनों में से किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम लंब मान रहे हैं, मान लिया है बी ओ को, इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, है ना। 8 नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, 8 नहीं लिखना है, क्यों कि 8 बी डी की लंबाई है, यानी यहां से यहां तक की लंबाई 8 है। और ये विकर्ण इसे समान दो भागों में बांट रहा है, यानी समद्विभाजित कर रहा है। तो 8 का आधा कितना आएगा, 4। तो यहां पर हो जाएगा 4 का वर्ग धन आधार हो गया हमारा, इसको आधार मान सकते हैं, ये लंब मान लिया, आधार मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 3, है ना, इसको आधार मान सकते हैं, ये 3 का वर्ग हो गया, है ना। या भले इसको अब आधार मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि योग में यानी जोड़ में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, जो कि आपने कक्षा 8 में चैप्टर 1 में पढ़ा है। अब यहां देखिए 4 का वर्ग, वर्ग यानी उसी संख्या का उसी में गुणा, तो 4 का 4 गुणा करते हैं तो 16 आता है, धन 3 का वर्ग यानी 3 में 3 का गुणा, कितना आया, 9। ठीक है। अब 16 और 9 को हमने जोड़ दिया, कितना हुआ, 25। अब 25 का वर्ग होता है 5, यानी कर्ण की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी समचतुर्भुज की एक भुजा। ठीक है। इस प्रकार से जो विकल्प सी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 18 है, एक त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं, ए 11, बी 9, सी
6D3। तो एक त्रिकोणीय प्रिज्म में 9 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? एक त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं? तो एक त्रिकोणीय प्रिज्म में 9 किनारे होते हैं। इसलिए विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें त्रिकोणीय जो प्रिज्म होता है उसमें किनारे होते हैं 9 और 5 फलक होते हैं। तो देखिए इससे संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं, इसलिए ये जानकारी कुछ और भी उसमें जोड़ लीजिएगा। 5 फलक होते हैं और इसमें 6 शीर्ष होते हैं। ठीक है ना? त्रिकोणीय प्रिज्म में 9 किनारे, 5 फलक और 6 शीर्ष होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 19। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना? 4 कथन आपको दिए गए हैं। इनमें से 3 कथन सही होंगे और चौथा कथन गलत होगा। पहला है सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। जी हाँ, होते हैं, है ना? अभी हमने ये बात की थी पिछले प्रश्नों में कि जो आयत होता है वह भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अगला कथन है सभी वर्ग आयत होते हैं। ये भी सही है, सारे वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वर्ग आयत हो सकते हैं, क्योंकि आयत में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, और यही गुण, यही प्रॉपर्टी वर्ग में होती है, इसलिए सभी वर्ग आयत होते हैं। तीसरा है सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं। नहीं, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये सही है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। तो ये विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कथन गलत है। सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। जी हाँ, सभी सम चतुर्भुज जो है वे समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये कथन भी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। दो लंब वृत्ताकार बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:1 है। तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? है ना? आप बेलन जानते हैं कि बेलन किस प्रकार की होती है, इस प्रकार जब समझते हैं आप बेलन, है ना, जिसे कहते हैं सिलेंडर कहते हैं। ये बेलन होगी आपकी, है ना, इस टाइप की बेलन होती है। ठीक है, ये वाली हो गई। और ये जो दो आपको बेलन दी गई हैं, है ना, ये मान लीजिए दो बेलन है। ठीक है, ये अब यहाँ पर ये जो इसका बॉटम है, तल है, ये भी वृत्ताकार है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये केंद्र होता है और केंद्र से यहाँ तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। ठीक, इसमें यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या कहलाएगी। ठीक, यहाँ कह सकते हैं, ऊपर समझ सकते हैं मेरे से, ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब इनका अनुपात क्या है? 1:2 है। तो ये मान लिया जाए कि पहला हमारा बेलन है और ये दूसरा बेलन है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं। तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई? R1 पहले वाले की, और दूसरे वाले बेलन की त्रिज्या हो गई R2। ठीक है, अब इनकी ऊंचाई, ऊंचाई यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी ये क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाती है। पहले की H1 हो जाएगी और दूसरे की हो जाएगी H2 हो जाएगी। ठीक है, अब इनका आयतन का अनुपात क्या होगा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब आयतन का, पहले का आयतन V1 मान लेते हैं और दूसरे के आयतन के लिए मान लेते हैं V2। ठीक है, इनका अनुपात ज्ञात करना है, यानी V1/V2, ये हो गया अनुपात। अब आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। क्या होता है सूत्र? देखिए, कोई सा भी बेलन है, यदि उसका आयतन ज्ञात करना है तो πr²h, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है ना, πr²h। पाई एक नियतांक है जिसका मान हमेशा होता है 22/7, पाई का मान होता है। r यानी क्या होता है? त्रिज्या, इसे अर्धव्यास भी कहा जाता है।
और एच यानी हाइट, ऊंचाई। ठीक है, अब यहां पर अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो ये जो अनुपात है इनके साथ में हम एक स्थिरांक यानी कांस्टेंट लगा करके इनको लिख सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो अब देखिए यहां पर R1 कितना है, R1 आपका 1 है ना, इसके साथ में हमने K लगा दिया तो क्या हो जाएगा, R1 आपका 1K। ठीक है, R2 दूसरी का त्रिज्या है, R2 क्या हो गया 2K। ठीक, इसी प्रकार से पहले की ऊंचाई कितनी है 4 है ना, तो ऊंचाई को हमने क्या करा, इसको h मान लिया है, h का नियतांक लगाते हैं m लगाते हैं ये, तो एक सा है 4m हो गया, और दूसरे की हाइट यानी h2 को मान लेते हैं 1m, यानी ये 4:1 है तो हमने 4m और 1:2 है तो 1 और 2 k मान लिया ये। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए यहां लिखे हमने पाई आर स्क्वायर एच, ये पहला, इसलिए हमने क्या करा यहाँ पर 1 लगा दिया ताकि पहचान होगा कि इस वाले आकृति का हम निकाले आयतन। इसी प्रकार से लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर एच, सूत्र वही हमारा है लेकिन त्रिज्या दूसरी है इसलिए हमने लिखा 2, ऊंचाई दूसरी है इसलिए लिखा 2। क्लियर, चलिए ये समझने के लिए इतना आपको विस्तार से मैं बता रहा हूं, बाकी ये आप समझ जाएंगे तो डायरेक्ट इस सूत्र के माध्यम से फट से आप कर लेंगे। ठीक है, आप देखिए अब क्या करते हैं, क्या मान रखते हैं, तो देखिए पाई से पाई तो बढ़ गया, कोई जरूरत नहीं है मान रखने की। अब आगे हम क्या करते हैं, R1 स्क्वायर, R1 कितना है आप देख रहे हैं कितना है 1K, अब ये 1K मतलब के इसका स्क्वायर हो गया, गुणा H1 कितना है, H1 है 4m, ये 4m हो गया। ठीक है ना, और R2 स्क्वायर, R2 कितना है 2K स्क्वायर, तो 2K और इसका होल स्क्वायर लगाना है नहीं तो गलती हो जाएगी, गुणा H2 1 हो गया 1m। ठीक है, आप देखिए अब यहां पर एक स्टेप और लिखेंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 2K वर्ग का वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4 के वर्ग, क्योंकि 2 इसका भी वर्ग है, गुणा 1m, बस हो गया। अब देखिए k वर्ग से k वर्ग गया, 4 से 4 गया, ठीक है, m से m गया, क्या बचा ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, तो यहां पर v1 v2 कितना आ गया 1/1, बटा हम लिखते हैं अनुपात रूप में, तो 1:1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1:1, तो उनके आयतन का अनुपात जो है क्या होगा वो समान रहेगा, यानी विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही और नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।